Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the principle of insurance, right? इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब होता है जो इंश्योरेंस ले रहा है और कंपनी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दोनों के बीच में कंप्लीट फेथ होना चाहिए। मतलब इंश्योरर जो भी इंफॉर्मेशन देगा इंश्योर्ड को, वो पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना चाहिए, और इंश्योर्ड भी क्या करना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन इंश्योरर को करेक्ट देना चाहिए। इज दिस क्लियर? मतलब जो कस्टमर है वो भी अपने बारे में पूरी जानकारी कंपनी को देनी चाहिए, कंपनी भी इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी कस्टमर को देनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये लिखा है, इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब होता है आपसी विश्वास होना चाहिए। तो जितने भी टाइप के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ को क्या होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या करना चाहिए, पूरा मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द इंश्योरर। इंश्योर्ड क्या करना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए सब्जेक्ट मैटर का, किसको, इंश्योरर को। सिमिलरली इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरर भी क्या करना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब होता है आपसी विश्वास। ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ क्या होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए एक दूसरे के लिए। इंश्योरर इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। इंश्योरर इंश्योर्ड क्या करना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्टली देना चाहिए। इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू इंश्योरर। इंश्योर्ड क्या करना चाहिए, क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, किसको, इंश्योरर को। सिमिलरली इंश्योरर भी क्या करना चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर ऑफ प्रिंसिपल अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब इस में हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ में अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए एक दूसरे के लिए। इंश्योरर जो है पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कंप्लीट और क्लियरली। इंश्योर्ड जो है कंप्लीट क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करनी चाहिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? तो इन ऑल से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब फ़ायदा होना चाहिए। जैसे मैं किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस निकाल रहा हूँ तो मेरा उसमें बेनिफिट होनी चाहिए। अगर मुझे इंश्योरेंस निकालना, मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस निकालूंगा, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालूंगा, क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा है। देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल बेनिफिट इन द सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योर्ड को क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल बेनिफिट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल है। इट इज सेट टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर प्लस पुट्स द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है, जब एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर की वजह से कुछ फ़ायदा हो, पैसे का फ़ायदा हो। इज दिस क्लियर? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स फाइनेंशियल बेनिफिट इन द सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योर्ड को क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल है। इट इज सेट टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ये होना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल से लेके सब्जेक्ट मैटर तक विल बी द आंसर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से लेके सब्जेक्ट मैटर तक विल बी आंसर ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट विल बी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब होता है कंपेंसेशन ऑफ लॉस, या पैसे की भरपाई करना, लॉस की भरपाई करना। इंडेमनिटी मीन्स गारंटी टू पुट द इंश्योर्ड इन सम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वॉज इमीडिएटली प्रायर टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। इसकी जगह पे आप लोग सिंपली ये लिख सकते हो, तो फर्स्ट पैराग्राफ के आप जगह पे ये लिख सकते हो, इंडेमनिटी मीन्स कंपेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योर्ड को जो भी लॉस हुआ उसका कंपेंसेशन करना। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। ये फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस तीनों को एप्लीकेबल। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है, एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि लाइफ का लॉस को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट।
इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड द एक्चुअल सम एश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड। इन डेथ के टाइम पे जो भी पैसा इंश्योरेंस का निकाला रहता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। इज दिस क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीन्स कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योर्ड को जो लॉस हुआ उसका बेनिफिट भरपाई करके देना। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। ये जो प्रिंसिपल है फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस का एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये जो है लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ हम लोग पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड द एक्चुअल सम एश्योर्ड टू बी पेड टू द नॉमिनी ऑफ इंश्योर्ड। डेथ के केस में एक्चुअल सम जो भी रहता है हम लोग नॉमिनी को दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी principle of subrogation. Next point is principle of subrogation. This principle is applicable to all contract of indemnity. As per this principle, after the insured is compensated for the loss due to damage of property, then the right of ownership of such property passes to the insurer. मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, जैसे जो भी मैंने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला वो प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद, अगर मुझे डैमेज होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम होने के बाद वो डैमेज प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है किसके हाथ में चला जाएगा? कंपनी के हाथ में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाइक का इंश्योरेंस निकाला, बाइक जलने के बाद मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा भर के दिया, तो जली हुई बाइक जो है उसका प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। As per this principle, after the insured is compensated for the loss due to damage of property, इस प्रिंसिपल के हिसाब से आफ्टर द इंश्योर्ड कंपेंसेशन मिलने के बाद डैमेज प्रॉपर्टी, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस टू इंश्योरर। डैमेज प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है इंश्योरर के पास चले जाता है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डैमेज प्रॉपर्टी हैज़ ओनली आफ्टर द इवेंट कॉजिंग डैमेज। ये प्रिंसिपल कभी एप्लीकेबल है? जब डैमेज प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू होता है तब पॉसिबल है। इज दिस क्लियर? तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योर्ड को कंपनसेशन मिलने के बाद द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस टू इंश्योरर। जो राइट है ओनरशिप का वो इंश्योरेंस के पास चले जाता है। नेक्स्ट विल बी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर इसमें कैसा होता है, अगर मैंने एक ही प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 2-3 इंश्योरेंस कंपनी से निकाला है तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो तीनों इंश्योरेंस कंपनी या तो कंट्रीब्यूशन करके दे देगी या तो मुझे एक ही इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाइक का इंश्योरेंस निकाला 10,000 का, 3 कंपनी से 10,000 का इंश्योरेंस निकाला, 10,000 का तीनों कंपनी में मैं 10,000 का प्रीमियम भर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बाइक जल गई और मुझे 5,000 का नुकसान हुआ तो तीनों कंपनी से मुझे 5,000 15,000 नहीं मिलेगा, तीनों कंपनी मिलके मुझे 5,000 रुपये देगी या किसी एक कंपनी से मुझे 5,000 रुपये मिलेगा। मतलब 5,000 से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला मुझे नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योर्ड हैज़ टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है सभी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ पे इंश्योर्ड ने क्या किया, एक से ज़्यादा पॉलिसी लिया है एक ही सब्जेक्ट मैटर का। अंडर दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल इंश्योरर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योर्ड जो है कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है एक्चुअल लॉस का या तो एक कंपनी से या तो सभी कंपनी से। इफ़ वन इंश्योरर पेज फुल कंपनसेशन देन द इंश्योरर कैन क्लेम प्रोपोर्शनल अमाउंट फ्रॉम द अदर इंश्योरर फ्रॉम होम। ये यहाँ तक करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक क्या बहुत है, इंश्योरर तक करो। तो ये प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जहाँ पे इंश्योर्ड ने एक से ज़्यादा पॉलिसी लिया है एक ही सब्जेक्ट मैटर का। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। इंश्योर्ड जो है खाली एक्चुअल लॉस को कंपेंसेट कर सकता है आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और ऑल इंश्योरर, एक ही इंश्योरर से या तो सभी इंश्योरर से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विल बी प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब यहाँ पे इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योर्ड को क्या करना चाहिए, लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। इंश्योर्ड को क्या करना चाहिए, लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर एंड नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉस। इंश्योर्ड को हमेशा पूरे स्टेप लेने चाहिए लॉस को रिड्यूस करने के लिए। हैंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉस। इसीलिए इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे और लॉस को अवॉइड करे। इज़ दिस क्लियर? तो इस पूरे पॉइंट्स में इंश्योर्ड जो है हमेशा लॉस मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना चाहिए। राइट, इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर एंड नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉस। उसको लॉस इंश्योर्ड का कंट्रोल करने के लिए इस नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए। तो यहाँ से लेकर लॉसेस तक विल बी द आंसर।
एंड हेंस से लेके अवॉइड लॉस तक आंसर. ओके, देन स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, ये लिखना है आपको, जिसमें आपका जो आंसर रहेगा इन से लेके करेक्टली तक रहेगा, द इंसर्ट से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिखना है. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट से लेके सब्जेक्ट मैटर तक रहेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट विल बी इंडेमनिटी है, तो इंडेमनिटी से लेके अनसर्टेन इवेंट तक दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल से लेके मॉनेटरी टर्म्स तक यहाँ तक आंसर रहेगा. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में दिस प्रिंसिपल से लेके इंश्योरर तक विल बी द आंसर. एंड फिफ्थ पॉइंट दिस प्रिंसिपल से लेके इंश्योरर तक. ओके. नेक्स्ट पॉइंट विल बी मिटिगेशन ऑफ लॉस में इंश्योर्ड से लेके अवॉइड लॉस तक यू हैव टू राइट द आंसर. ओके. देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ principle of insurable interest as a homework for today. Total 6 points are there. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.